नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 3000 पीआईक्यूज़ की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एपिसोड दो लेके आए हैं और इससे पहले एपिसोड 1 आया है, आप उसको देख लीजिएगा। और एपिसोड 2 में आज हम आपके लिए टीआरई 3.0 में जीएस पार्ट सेकंड का जो जूनियर 6 से 8 का एग्ज़ाम हुआ था, मैथ साइंस की बात हो या जो है सोशल साइंस की बात हो, पेपर आप सभी का जो जीएस पार्ट सेकंड का था वो सेम था। तो इसमें जो 40 पीआईक्यूज़ होते हैं जो कि 5 विषय से होते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, जियोग्राफी से, साइंस से, करंट अफेयर से और साथ में मैथ से। कुल मिला के 8-8 प्रश्न होते हैं इन पांचों सब्जेक्ट से। तो 40 पीआईक्यूज़ को हम एक बाई एक करके देखेंगे और साथ में जो ये क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और हम इनका संपूर्ण एनालिसिस देखेंगे, संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे, जिससे अगली बार इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आए तो आपका जो है गलत होने की गुंजाइश ना रहे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको चैनल तक ज़रूर जोड़ें। अब आते हैं पहले सवाल पर और साथ में टेलीग्राम लिंक आपको दिया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आप पीडीएफ वगैरह आपको आगे प्रोवाइड कर दी जाएंगी कुछ समय बाद। पहला प्रश्न है, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 बराबर 17 तथा x प्लस वाई का मान 1 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान क्या है। तो पहले हम प्रश्नों को सीक्वेंस से करेंगे। पहले मैथ के प्रश्न, पहले इनको सॉल्व करेंगे, देन हिस्ट्री के प्रश्न आएंगे और अन्य प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, पहले इस समीकरण को सॉल्व करना था, दोनों को x और y का मान निकालना था। चूँकि x के पावर 4 और y के पावर 4 में समीकरण दिया गया है तो इसको सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर है कि आप इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करें और यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 और y का जो वैल्यू आएगा -1। तो ध्यान रखिएगा कि x बराबर 2 और y बराबर -1 रखने पर यहाँ आपको x के पावर 4 का मान हो जाएगा 2 के पावर 4 और y के पावर 4 का हो जाएगा -1। y का मान हमने -1 रखा है, इसी को ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा और ये सॉल्व होके 2 के पावर 4 16 हो जाएगा और -1 के पावर 4 जो है ये 1 हो जाएगा। तो कुल मिला के 17 हो जाएगा। और उसी प्रकार x प्लस वाई जब हम लिखेंगे तो 2 प्लस -1 तो ये बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर हम केवल 1 लेते y की जगह तो x बराबर प्लस वाई बराबर 1 नहीं आ पाता, तो इसलिए हमने y का मान -1 लिया है। और इस प्रकार x का मान 2 और y का मान -1 रखने पर आपको उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप रख दीजिए x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू -1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2xy है तो x हो गया 2 और y हो गया -1। तो 2 के पावर 2 4 हो गया और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा, तो ये 4 हो जाएगा। और ये वाला पोर्शन 2 दूनी 4 और साथ में -1 भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और +4 8। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आ जाएगा 8 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है। तो एनसीईआरटी से यह प्रश्न लिया गया है इनडायरेक्टली और इस प्रश्न का जो उत्तर है कैल्शियम ऑक्साइड। और एनसीईआरटी में क्लास 10th में बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन भी दिया गया है और जिसको हमने आप लोगों को पढ़ाया भी था चैनल पे। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है H2O से, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं चूना पत्थर को, जिस चूने पत्थर से पुताई की जाती है मकानों की, और उसमें जब हम जल में मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। इसका जो केमिकल नेम होता है, इसका जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम और इसका जो केमिकल नेम होता है उसको बोलते हैं लाइम वाटर। तो ध्यान रखिएगा, 2 अलग अलग नाम है। 6 से 8 साइंस में पूछा भी गया था तो स्लैग्ड लाइम ही आंसर माना था वहाँ पे, लाइम वाटर केमिकल नेम बोलते हैं इसको। इसके अलावा तो कुल मिला के जो कैल्शियम ऑक्साइड रहता है वो जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और दिए गए ऑक्साइडों में कैल्शियम ऑक्साइड ही इकलौता है जो कि जल में घुलनशील है और जो अन्य हैं ये जल के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। सुंदरबन, कार्बेट उत्तराखंड में जिम कार्बेट पार्क है, मुरैना मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे बात करें तो भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है और यह जो है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अंतर्गत याद रखिएगा घड़ियाल इको पार्क बनाया गया है। घड़ियाल इको पार्क बनाया गया है और घड़ियाल इको पार्क जो है मुरैना एमपी में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा घड़ियाल इको पार्क मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जो है घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। इसके अलावा कुकरैल का याद रखिएगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में कुकरैल के नाम से घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, कितने वर्षों में 7500 8% साधारण ब्याज पर दोगुना हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास 7500 रुपये हैं, 8% ब्याज दर है और कितने वर्षों में जो रेट है यहाँ पे 8% है और कुल मिला के टाइम यहाँ आपसे पूछा गया है, टाइम आपको पता करना है और अमाउंट कितना हो जा रहा है तो दोगुना हो जा रहा है। इसका मतलब 7500 15,000 हो जा रहा है। 7500 यहाँ आपको अमाउंट दिया गया था और किस साधारण ब्याज दर पर 8% साधारण ब्याज दर है और दोगुना पूछा जा रहा है, यानी 7500 बढ़ के 1500 हो जाए। यानी जो इनिशियल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट था हमारा पी जो था वह 7500 था। यहाँ पे बात करें कि इंटरेस्ट बढ़ के कितना हुआ होगा तो 15,000 में से 7500 माइनस कर दीजिए तो यही आपका SIB हो जाएगा। तो SI 15,000 में से 7500 माइनस कर देंगे तो SIB 7500 हो जाएगा। तो कुल मिला के प्रिंसिपल अमाउंट भी 7500 है और SI भी 7500 है। अब इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। आपने फार्मूला पढ़ा होगा SI बराबर PTR/100। SI हमारे पास 7500 है, प्रिंसिपल अमाउंट भी 7500 है, टाइम हमारे पास निकालना है, R है 8% और नीचे 100 हो गया। 7500 कट जाएगा, नीचे चाहे डिवाइड ला के कट कर लीजिए चाहे सामने सामने से कट कर लीजिए। अब यहाँ पे T का मान निकालना है तो T बराबर हो जाएगा 100/8, 100/8 हो जाएगा और 100/8 को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 12.5 वर्ष। तो T का मान 12.5 वर्ष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो यह हमने आपको जो है पढ़ाया भी था और साथ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष वगैरह थे उनके बारे में हमने बात भी किया था। जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उनके बारे में हमने आपको चैनल पे शॉर्ट्स के माध्यम से पूरा डिटेल किया था। 2 से 3 शॉर्ट्स में जो जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सम्मेलन थे उनके बारे में आपको जानकारी भी दिया था और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हमने आपको इसको सॉल्व कराया था। तो 1938 और 1939, तो ध्यान रखिएगा 1938 और 1939 दोनों वर्षों में लगातार 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे सुभाष चंद्र बोस जी, इसलिए उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब बात कर लेते हैं जो 1938 का अधिवेशन था। तो 1938 का जो अधिवेशन था इसकी बात करें तो यह जो है हरिपुरा गुजरात में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा हरिपुरा अधिवेशन के नाम से जाना जाता है और इसका जो मुख्य बात था कि सुभाष चंद्र बोस जी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही थे 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। साथ में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ध्यान रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी और किसकी अध्यक्षता में बनाई गई थी तो ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में जवाहरलाल नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया था राष्ट्रीय योजना समिति का। और इसको गठित किसने किया था, मतलब किसने इसको बनवाया था, तो जो अध्यक्ष होते हैं वही ऑर्डर आदेश वगैरह देते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष नियुक्त किया था राष्ट्रीय योजना समिति का। तो राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। कब बना था तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं 1939। अब 1939 का जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो चुनाव होना था अध्यक्ष पद के लिए, तो यहाँ पे 2 उम्मीदवार थे। एक तरफ थे पट्टाभी सीतारमैया, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे, महात्मा गांधी जी ने इनको अपना समर्थन दिया था। दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस जी। और हुआ क्या कि सुभाष चंद्र बोस जो है पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिए और सुभाष चंद्र बोस फाइनली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1939 अधिवेशन में। लेकिन हुआ क्या कि महात्मा गांधी जी से मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का पार्टी था, आपने सुना भी होगा, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी का स्थापना किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी 1939 में। और
सुभाष चंद्र बोस जी के जाने के बाद कौन अध्यक्ष बने थे बचे हुए समय के लिए, क्योंकि हर साल चुनाव होता था, तो बचे हुए समय के लिए ध्यान रखिएगा राजेंद्र प्रसाद जी को चुनाव जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था जब सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस कुल मिला के अध्यक्ष कब कब बने थे, तो 1938 में भी बने थे, 39 में भी बने थे, 39 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अध्यक्ष बनने के बाद। आगे बढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? तो पर्यटन राजधानी की बात करें तो करंट अफेयर का प्रश्न था, ये पोखरा यहाँ पे आंसर होगा। पोखरा जो कि नेपाल में पड़ता है, पर्यटन के लिए फेमस भी है, और इसको जो है पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है नेपाल सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं, और आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई है? तो साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की बात की जाए तो यह हुआ था 8 नवंबर 1927। 8 नवंबर 1927 को हुआ था, तो ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 1927। प्रश्न में विकल्प दिया नहीं गया, तो आंसर इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है। 8 नवंबर 1927 बहुत अच्छा प्रश्न था। और कई बार क्या होता है कि जो स्टेट फॉरवर्ड फैक्ट्स होते हैं, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होते हैं, डेट्स होते हैं, उनको आपसे डायरेक्टली दे देता है लेकिन विकल्प नहीं देता, जिससे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की घोषणा की गई थी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा इसका काम क्या था, तो भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की समीक्षा के लिए। तो ध्यान रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए, उसका रिव्यू करने के लिए कि कैसा कार्य कर रहा है। और इसके जो अध्यक्ष थे साइमन कमीशन के 7 सदस्यीय था, तो एक ये ध्यान रखिएगा गोरे लोगों का था, सभी वाइट लोग थे, गोरे लोग थे, सभी अंग्रेज थे, इसमें 7 सदस्यीय था। और अध्यक्ष इसके कौन थे, तो सर जॉन साइमन, नाम से ही इनके आयोग का नाम बना था, तो सर जॉन साइमन ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष थे। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था या बॉम्बे कब पहुंचा था? तो साइमन कमीशन ध्यान रखिएगा सबसे पहले बॉम्बे पहुंचा था भारत में, और यहाँ पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। याद रखिएगा 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत बॉम्बे पहुंचा, जहाँ इसको काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक के नारे लगे। और फिर एक महत्वपूर्ण घटना होती है जब लाहौर पहुंचता है, और लाहौर कब पहुंचा था ये भी आपसे पूछा जा सकता है। साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा था 30 अक्टूबर 1928 को। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं परीक्षा के लिए, इनको नोट कर लीजिएगा और ये अंत में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो 30 अक्टूबर 1928 को, और हमारे पढ़ाने का यही तरीका है कि हम आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। केवल आंसर तो आप खुद भी देख सकते हैं आंसर की से, फाइनल आंसर की से, तो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा ज़रूरी है, भले थोड़ा सा समय लग जाए लेकिन आपका क्लियर हो जाता सब कुछ, कि जो भी प्रश्न बनेंगे आगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यही हमारे पढ़ाने का तरीका है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर आप अपनी तरफ से कुछ भी सुझाव चाहते हैं। फिर 30 अक्टूबर 1928, और एक एक करके हम आपका सभी टॉपिक जो है कवर कर देंगे। 1 महीना लगेगा लगभग, और आपका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा, हम आपका सब कुछ कवर करा देंगे, NCERT SCERT से लेकर सब कुछ हो जाएगा। और फिलहाल आप लोगों के लिए एक ही क्लास रख पाना हमारे लिए संभव है, क्योंकि हम भी थोड़ा इस समय व्यस्त चल रहे हैं। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर पहुंचा था साइमन कमीशन, और लाहौर जब पहुंचा तो यहाँ पे लाहौर में भी इनका विरोध हुआ। और लाहौर में जो है आंदोलनकारियों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय जी कर रहे थे। और इस दौरान जो है जब विरोध प्रदर्शन चल रहे थे तो लाला लाजपत राय जी पर लाठियाँ बरसाई गई थी, और फलस्वरूप जो है 17 नवंबर 1928 को, ध्यान रखिएगा 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो जाता है चोट लगने की वजह से। 17 नवंबर 1928 को लाला जी का देहांत हो जाता है। और फाइनली जो है इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि पटना कब पहुंचा था, तो पटना पहुंचा था 12 दिसंबर 1928। बिहार स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है, तो पटना कब पहुंचा था, तो 12 दिसंबर 1928 को पहुंचा था। अनुग्रह नारायण सिन्हा नेतृत्व कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा कि अनुग्रह नारायण सिन्हा को जो है नेतृत्व दिया गया था। जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उन सभी आंदोलनकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा था बिहार में, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा। याद रखिएगा ये प्रश्न आपका स्टेट में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं,
निम्न में से कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो नाइक्रोम, तांबा, टार्च बल्ब। आंसर आप जानते ही हैं, टार्च बल्ब है। अब टार्च बल्ब आंसर क्यों, इसको आप समझ लीजिए। इतना आप ध्यान रखिए कि मरकरी, नाइक्रोम और तांबा, मरकरी, कॉपर और नाइक्रोम, या मरकरी, नाइक्रोम और तांबा, ये जो है ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा कि ओम्स लॉ होता है साइंस में। जो ओम्स लॉ होता है उसका फार्मूला होता है B=IR। तो ऐसे जो हैं चीज़ें जो कि ओम लॉ का फॉलो करती हैं, ओम लॉ का पालन करती हैं, ऐसे वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? तो ओहमिक प्रतिरोध बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जितने भी जैसे मरकरी, नाइक्रोम, तांबा ये पालन करते हैं ओम लॉ का, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ओहमिक प्रतिरोध, ओहमिक प्रतिरोध बोलते हैं। ओम लॉ का पालन करता है, उसी के हिसाब से चलता है, तो ओहमिक प्रतिरोध बोलते हैं इन तीनों को, मरकरी, नाइक्रोम और तांबा को। अगर बात करें टार्च बल्ब का, तो ये गैर ओहमिक प्रतिरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि यह ओम लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, पालन नहीं करता है टार्च बल्ब। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा टार्च बल्ब। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती हैं? खंबात की खाड़ी, गंगा नदी, कच्छ की खाड़ी, मन्नार खाड़ी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर है वह है खंबात की खाड़ी। होता जो है कच्छ की खाड़ी में भी है, लेकिन सर्वाधिक भारत में बात करें तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा का वह खंबात की खाड़ी में होता है। तो ध्यान रखिएगा। और खंबात की खाड़ी क्यों फेमस है? तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नर्मदा और तापी नदी यहीं पे अपना आके जो इस्चुरी होता है, जिसको ज्वार नदमुख बोलते हैं, यहीं पे आके बनाती हैं। क्योंकि ये नदियाँ डेल्टा तो बनाती नहीं हैं, पश्चिम की ओर आती हैं, तो नर्मदा और तापी नदियाँ खंबात की खाड़ी में ही गिरती हैं। ध्यान रखिएगा, इस्चुरी का निर्माण करती हैं, जिसको ज्वार नदमुख बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 0.03125 के पावर -2/5 का मान क्या होगा? आसान सा प्रश्न है। पहले आप इसको डेसिमल हटा दीजिए जिससे आपको आराम हो जाए। 3125, जीरो आगे लगा है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 के पावर 5 हो जाएगा। एक लगा के उतना जीरो बढ़ा देते हैं तो उससे उसी को हम 10 के पावर 5 लिख लिए हैं, एक ही बात है। अब 3125 को जो हम 5 के पावर 5 लिख सकते हैं, 10 के पावर 5 तो है ही, तो ये ओवरऑल हो गया 5 के बटे 10 के पावर 5। अब यहाँ पे कितना दिया है? -2/5, -2/5, 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 5/10 के पावर -2, 5/10 के पावर -2 हो गया आपके पास। अब आगे क्या करना है? इसी को उल्टा कर दीजिए। जब इसको आप उल्टा करेंगे तो आप हो जाएगा आपका 10/5, और जो माइनस का साइन है ये चेंज हो जाएगा तो प्लस का साइन हो जाएगा ये। और इसको सॉल्व कर लीजिए तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 चौके 100 आंसर आ जाएगा। तो 104 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति या प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो राजीव रंजन सिन्हा जी थे। राय बहादुर सतीश चंद्र जी के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये प्रथम नामित थे। इनसे पहले सबसे पहले राय बहादुर सतीश चंद्र जी बने थे, और ये प्रथम जो है सर्वप्रथम नामित सभापति थे। गवर्नर के द्वारा बिहार राज्य के, बिहार प्रांत के जो गवर्नर थे उनके द्वारा नामित किए गए थे राय बहादुर सतीश चंद्र। लेकिन चूंकि यहाँ नामित, नॉमिनेटेड तो पूछा नहीं है, पूछा गया प्रथम निर्वाचित, और इनके बाद जो है राजीव रंजन सिन्हा जी को निर्वाचित कर लिया गया था। तो निर्वाचित सभापति जब आपसे पूछा जाएगा तो राजीव रंजन सिन्हा हो जाएंगे, और नामित सभापति जब आपसे पूछा जाएगा, प्रथम नामित सभापति विधान परिषद के, तब आपका आंसर राय बहादुर सतीश चंद्र हो जाएगा। ये फर्क था इस प्रश्न में। आगे बढ़ते हैं। और बाकी आपको कोई भी डाउट वगैरह हो, जो भी आपको प्रश्न कराया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको समझा दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा। अब प्रश्न आपका, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इसका जो है 23 अगस्त
को घोषणा किया गया है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को दिया जाएगा। और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाए जाने की घोषणा की गई थी पिछले साल। और ऐसा क्यों किया गया था, तो जो चंद्रयान था, तो ध्यान रखिएगा, जो चंद्रयान था, चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचा था और यह जो है 23 अगस्त के दिन पहुंचा था दक्षिणी ध्रुव पर। हमने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था, वहाँ पे हमने बताया भी था कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई है और उसी से रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पे पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे, तो यह भी टॉपिक हमने आपको पढ़ाया था, कवर कराया था क्वेश्चंस में भी और साथ में पढ़ाया भी था। तो केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम बटुकेश्वर दत्त और साथ में जो लीड कर रहे थे भगत सिंह, तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 2 लोग गए थे मिलकर। और कितने बम फेंके गए थे, तो 2 बम फेंके गए थे। किस दिन फेंके गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंके गए थे, यानी ऐसा बम जिससे नुकसान ना हो, सिर्फ सुनाने के लिए, जो बहरी सरकार थी अंग्रेजों की उसको सुनाने के लिए केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। क्योंकि भगत सिंह विकल्प में दिए नहीं गए, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। 8 अप्रैल 1929 को यह घटना हुई थी। और किस कानून के विरोध में इन्होंने ऐसा किया था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है, पब्लिक सेफ्टी बिल। और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ट्रेड डिस्प्यूट बिल, 2 बिल थे और इसी बिल, दोनों विधेयक के विरोध में बम फेंका गया था कि इसको सरकार वापस ले। क्योंकि इन दोनों के माध्यम से जो है अतिक्रमण किया जा रहा था सरकार पर, सरकार द्वारा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल के माध्यम से और पब्लिक सेफ्टी बिल के माध्यम से नागरिक जो अधिकार थे और साथ में जो ट्रेड यूनियन के अधिकार थे, जो मजदूरों के अधिकार थे, उनका हनन किया जा रहा था सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 133वां। ध्यान रखिएगा आगे के लिए। और खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो बीपीएससी प्री का तैयारी कर रहे हैं, इन प्रश्नों को जरूर देख के जाएं। अच्छे खासे प्रश्न हैं और सारे के सारे बीपीएससी द्वारा बनाए गए हैं, कोई भी प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है, स्टैंडर्ड सेम ही है। फिर है प्रश्न आपका, यदि 1/5 के पावर 3x बराबर 0.008 हो तो 0.25 के पावर x का मान कितना होगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 के पावर 3x है और 0.008 है, डेसिमल हटा दीजिएगा तो आपका 8/1000 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, 1000 को 10 के पावर 3 लिख सकते हैं, 2/10 के पावर 3। 2/10 को 1/5 कर देंगे सॉल्व करके, तो 1/5 के पावर 3 हो गया। और कुल मिलाकर एक साइड आपका ये है 1/5 के पावर 3x और दूसरे साइड है 1/5 है के पावर 3 है। क्लियर हो गया। अब दोनों तरफ जो आधार है सेम है, बेस जो है सेम है, तो पावर भी सेम हो जाएंगी। तो 1/5 सेम है, बराबर है, तो 3x बराबर 3 हो जाएगा। तो 3x बराबर 3 कर दीजिए तो 3 कट जाएगा, तो x का मान 1 आ जाएगा। x का मान 1 आ जाएगा तो यहाँ पे 0.25 के पावर x है, तो 0.25 के पावर 1 हो जाएगा। और किसी भी के भी पावर अगर हम 1 लेते हैं तो उसका मान 1 ही रहता है, वही रहता है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा 0.25 आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा किसी के पावर 1 रहेगा तो 1 ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। बिहार दिवस मनाया जाता है, तो ये भी हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को। और यह जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बंगाल प्रांत से अलग होने के संदर्भ में बिहार दिवस मनाया जाता है। और सबसे यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं इस प्रश्न से रिलेटेड, उसको नोट कर लीजिए। पहला चीज़ है कि 22 मार्च 1912 को लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया था कि बंगाल को जो है बंगाल प्रांत से बिहार प्रांत को अलग किया जाता है और बिहार स्वतंत्र प्रांत बनेगा। तो लॉर्ड हार्डिंग ने 22 मार्च 1912 को इसका घोषणा किया था फाइनल। तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय जो है, जिनको कई बार लॉर्ड हार्डिंग 2 भी बोला जाता है, सेकंड भी बोला जाता है, लेकिन कॉमनली लॉर्ड हार्डिंग इनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग ने घोषणा किया था उस समय, यह जो है
पूरे भारत के वायसराय भी थे। तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, इन्हीं के समय में बंगाल प्रांत से बिहार को अलग किया गया 22 मार्च 1912। इससे पहले ध्यान रखिएगा 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911 याद रखिएगा डेट। क्या हुआ था? तो दिल्ली दरबार लगा था। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था दिल्ली में, और दिल्ली दरबार में पहली बार सम्राट आए थे, जॉर्ज पंचम नाम था उनका। और सम्राट जॉर्ज पंचम ने 2 घोषणाएं की थी इसमें दिल्ली दरबार के दौरान। पहली घोषणा ये थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में, बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। और दूसरा था कि बिहार को बंगाल प्रांत से अलग कर दिया जाएगा। 2 मांगे थी आंदोलनकारियों की, और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया जाएगा, और फिर उसी को अमल में लाते हुए 22 मार्च 1912 को अलग कर दिया गया था। फाइनली क्लियर हो गया होगा आपको। और साथ में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने के लिए आंदोलन चलाया गया था, और उस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। सच्चिदानंद सिन्हा, साथ में कई सारे और आंदोलनकारी थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा और भी लोग थे। तो इन लोगों ने आंदोलन किया था कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए। तो सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान रखिएगा, नेतृत्व किया था इन्होंने। इसके अलावा एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत में विलय किया गया था। ये तो हुआ कि अलग किया गया, तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी विलय किया गया होगा। तो विलय लिख लीजिए आप कि बंगाल प्रांत में, बिहार का बंगाल प्रांत में विलय कब किया गया था। तो बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? तो ये घटना हुई थी 1733 में, 1733 में। और उस समय जो नवाब थे नवाब शुजाउद्दीन, याद रखिएगा, नवाब शुजाउद्दीन थे। और नवाब शुजाउद्दीन के समय बंगाल को प्रांत में बिहार प्रांत को मिला दिया गया था 1733 में। और फिर जो है बिहार के सूबेदार बनाए गए थे नवाब शुजाउद्दीन ने, ध्यान रखिएगा, नवाब शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खान को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे आंसर था वहीदा रहमान। और इस बार के लिए याद रखिएगा जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो मिथुन चक्रवर्ती जी को देने की घोषणा की गई है। तो मिथुन चक्रवर्ती लेटेस्ट जो है रेसिपिएंट है जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलेगा। तो मिथुन चक्रवर्ती इस बार के लिए याद रखिएगा। और 2023 पुरस्कार जो था दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 वो वहीदा रहमान जी को मिला है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको प्रश्न में करना क्या था, सभी का एलसीएम ले लीजिए। तो 36, 18, 45, 60 का जो एलसीएम होता है वो 180 हो जाता है। तो आपका जो समीकरण बन जाता वो कुछ इस प्रकार बन जाता, 165/80, 31/36 जो है 165/80 बन जाता। फिर 170/80, 172/80 और 177/80 ये बन जाता। और इस प्रकार जो बी विकल्प है वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल क्या है? तो यहाँ प्रश्न काफ़ी डिस्प्यूटेड था। कहीं जगह आपको यकृत भी मिल जाएगा और पलीहा भी होता है, लेकिन यहाँ पे यकृत या तो एक से अधिक देता है योग, लेकिन ज़्यादातर जगह आप देखेंगे तो यकृत होगा। लेकिन चूंकि विकल्प फाइनल उत्तर की में आंसर आयोग ने पलीहा माना है, तो आप आगे के लिए ध्यान रखिए पलीहा ही आपको उत्तर मानना है कई बार। और इस बार काफ़ी ज़्यादा कई सारे प्रश्नों में डिस्प्यूट भी रहा है। और इस प्रश्न का आगे के लिए उत्तर ध्यान रखिएगा कि हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल पलीहा होता है। यकृत भी ज़्यादातर जगह पे दिया हुआ है हालांकि। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 1968। ध्यान रखिएगा, अफ्रीकी सम्मेलन 1968 में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो यहाँ पे बात करें तो 3 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है ट्रू सॉल्यूशन, एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है। सस्पेंशन सॉल्यूशन की बात करें तो सस्पेंशन के अंतर्गत आपका चाक आता है। जो चाक को पानी में मिला दीजिए तो चाक जो है नीचे आके बैठ जाता है थोड़ी देर बाद, मतलब घुलता नहीं है किसी भी तरीके से। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम सस्पेंशन सॉल्यूशन बोलते हैं। कोलाइड में जो क्या होता है, कोलाइड में सॉल्यूशन में जो है डिस्पर्स रहते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम बात करें
तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो उदाहरण होते हैं वो रक्त होते हैं, धुआं होता है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा मिल्क को भी हम कह सकते हैं। तो इस कोलाइडल सॉल्यूशन के उदाहरण होते हैं। और सिरका की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सिरका जो है कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है, कोलाइड यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मैंगनीज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो मैंगनीज का जो फार्मूला होता है Mn होता है। तो मैंगनीज का उपयोग फोटोग्राफी उद्योग में भी किया जाता है। तो मैंगनीज का जो साल्ट होता है, मैंगनीज का जो नमक होता है, साल्ट होता है, उसका प्रयोग फोटोग्राफी उद्योग में किया जाता है। इसके अलावा मैंगनीज का उपयोग माचिस उद्योग में भी किया जाता है, साथ में बैटरी उत्पादन में। तीनों ही विकल्प यहाँ पे सही हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़िया प्रश्न था ये। और इस बार का जो प्रश्न का लेवल था, हालांकि जितने भी 6 जो है जीएस के पेपर हुए हैं, 9 से 10, 11, 12, सबसे टफ कह सकते हैं, 6 से 8 का ही था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? यह भी प्रश्न काफ़ी डिस्प्यूटेड था सेरेबेलम को लेकर। चूँकि सेरेबेलम विकल्प नहीं देता तब तो कोई बात नहीं थी। और बात करें तो कौन सा अंग, या यहाँ पे अंग के हिसाब से उत्तर माना गया है, और अंग के हिसाब से शरीर के जो मुख्य अंग होते हैं उसके हिसाब से। और कान, तो ध्यान रखिएगा, कान में जो है आंतरिक कान होता है, आंतरिक इनर ईयर, आंतरिक कान होता है। और आंतरिक कान में वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो कान में भी आंतरिक कान इसका आंसर है, आंतरिक कर्ण इनर ईयर उत्तर है। वेस्टिबुलर सिस्टम होता है जो कि शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वहाँ पाएंगे कि सेरेबेलम भी जो है ब्रेन का पार्ट होता है, ब्रेन का पार्ट होता है जो कि शरीर को नियंत्रित करता है, बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है। और आयोग ने इस प्रश्न का फाइनल उत्तर कान माना है। तो और ऐसा लग रहा है कि मुख्य अंग के हिसाब से उत्तर मान लिया, जो बाहरी अंग होते हैं शरीर के उसके हिसाब से यहाँ पे उत्तर मान लिया है। आगे बढ़ते हैं। श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऊर्जा स्रावित होती है तथा एडीपी के रूप में भंडारित होती है। ऊर्जा कभी स्रावित नहीं होती है, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। यह प्रश्न हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया था। और एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे 9th क्लास का एनसीईआरटी, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको पढ़ाया था सेल वाले चैप्टर में। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जिसमें ऊर्जा स्रावित होती है और किस रूप में भंडारित होती है, स्टोर होती है, तो एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारी चीज़ें होती हैं, एटीपी के रूप में भंडारण होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ पे सी उत्तर सबसे उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी 1784 में। ये सब हमने आपको पढ़ाया था मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। और 15 जनवरी, पूरा डेट याद रखिएगा, 15 जनवरी 1784 कम से कम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बाकी डिटेल में हमने आपको मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में पढ़ाया था इसके बारे में। और आगे जब दोबारा से क्लासेस लेंगे TRE 4 के लिए तो दोबारा से भी पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले की क्लासेस अगर देखना चाहते हैं तो एकलव्य सीरीज प्लेलिस्ट में जाइएगा, तो 3-4 प्लेलिस्ट के नीचे आपको एकलव्य प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे जो क्लासेस ली गई थी पहले, कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो उद्योग, घरेलू और सिंचाई। तो ध्यान रखिएगा, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। फिर एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था वह हुआ था 1934 में। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पटना में एक सम्मेलन होता है 17 मई 1934 को। ध्यान रखिएगा, 17 मई 1934 को पटना में एक सम्मेलन होता है। और इस पटना सम्मेलन में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? पटना में 17 मई 1934 को। ध्यान रखिएगा, संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण और जो है आचार्य नरेंद्र देव, ये सब जो है संस्थापक थे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के। अब इसके बाद क्या हुआ था कि बॉम्बे में, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे में 22-23 अक्टूबर को एक सम्मेलन बुलाया गया था। 22-23
22-23 अक्टूबर को एक सम्मेलन बुलाया गया था, 22-23 अक्टूबर 1934 को। और इस जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन में जो अध्यक्ष बने थे, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव जी थे। तो ध्यान रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव जी थे, आचार्य नरेंद्र देव जी थे। और जो सचिव बने थे वो जेपी नारायण थे। ये सब हमने आपको पढ़ाया है। तो सचिव कौन थे? सचिव जो है जेपी नारायण जी थे, जेपी नारायण जी थे। अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव थे। और इस सम्मेलन में 22-23 अक्टूबर को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा की गई थी, ऑल इंडिया लेवल पे, अखिल भारतीय लेवल पे। तो अखिल भारतीय लेवल पे जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसी को शॉर्ट में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 22-23 अक्टूबर जो सम्मेलन हुआ था 1934। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 1934 को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की 22 अक्टूबर को स्थापना हुआ था, 22-23 को सम्मेलन दोनों दिन हुआ था। फाइनली 22 अक्टूबर को 1934 को इसकी स्थापना हुई थी, 1934 में। क्लियर हो गया होगा आपको। और जो 17 मई 1934 को बना था वो बिहार के रेस्पेक्ट में, ध्यान रखिएगा, बिहार के रेस्पेक्ट में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी उसको 17 मई 1934 उसका फाउंडेशन डेट है। और जो पूरे भारत के संदर्भ में बनी थी वो 22 अक्टूबर 1934 को बनी थी, जिसको अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं, शॉर्ट में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं। बाकी बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अलग है, वो कांग्रेस बिहार के स्तर पर बनी थी। इसलिए कई जगह आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी दिख जाता है बिहार के संदर्भ में, लेकिन जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वैसे बोला जाता है वो अखिल भारतीय वाली को बोला जाता है, जो कि 22 अक्टूबर 1934 को बना था। प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 14-25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है। 14:25 है, तो इसके बीच का अंतर 264 है। तो पहले यहाँ पे देखिए कितना अंतर है, 14-11, 25-11, और अंतर कितना दिया 264। दोनों को बराबर कर दिए, क्योंकि ये भी अंतर है और 264 भी अंतर है, अंतर बराबर हो जाएंगे। तो 11 बराबर 264 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका जो है एक का मान कितना आ जाएगा, एक का मान तो 264/11 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा तो एक का मान 24 आ जाएगा, एक का मान 24 हो जाएगा। और 24 होने के बाद आप क्या करिए, एक का मान आपका 24 हो गया तो 24 × 14 कर दीजिए। 24, एक का मान 24 हो गया तो 14 का मान 24 × 14, और ये जो है 24 × 25 ये हो गया आपका। तो 24 × 14 336 हो गया, और 24 × 25 आपका जो है ये 600 हो गया। तो कुल मिला के आपका जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या यहाँ पे 336 हो जाएगी और बड़ी संख्या आपका 600 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा 336 छोटी संख्या, बड़ी संख्या पूछता तो 600 हो जाता। आगे बढ़ते हैं और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा सेशन को। अगला प्रश्न है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड का जो घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है तांबा। बॉक्साइट के लिए अगर आपसे पूछे तो लोहरदगा याद रखिएगा, लोहरदगा याद रखिएगा। अभ्रक माइका के लिए, जिसको बोला जाता है माइका, माइका के लिए कोडरमा फेमस है, बहुत बार पूछा गया परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। कोडरमा, माइका, अभ्रक के लिए फेमस है झारखंड का। और झारखंड का घाटशिला तांबा के लिए फेमस है। माइका के लिए कोडरमा या अभ्रक के लिए कोडरमा फेमस है, बॉक्साइट के लिए लोहरदगा फेमस है, और घाटशिला जो है तांबा के लिए, कॉपर के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो यह भी हमने आपको पढ़ाया था, जो सम्मेलन पढ़ाए थे शॉर्ट्स में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया भी था कि जो है बाकू अजरबैजान में जितने भी सम्मेलन पहले हुए थे उनको पढ़ाया था। साथ में जो लेटेस्ट सम्मेलन था इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी कि बाकू अजरबैजान में 2024 में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित होने वाला है, बाकू की राजधानी अजरबैजान में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के बीच में जो नदी सीमा बनाती है उसको बोलते हैं काली नदी। तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो उत्तराखंड वाला राज्य है और साथ में नेपाल, तो जो उत्तराखंड वाला राज्य है तो इस तरीके से कुछ काली नदी आती है, और काली नदी जो है उत्तराखंड और जो है नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। उत्तराखंड भारत का पार्ट है, तो भारत और नेपाल के बीच में काली नदी सीमा बनाती है। अब एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो कुल मिला के 3 नदी सीमा बनाती है, गंडक, कर्मनाशा और घाघरा। तो ध्यान रखिएगा, गंडक, कर्मनाशा और घाघरा 3 ऐसी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में सीमा बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो सड़क प्रकाश में जो उपयोग आने वाले बल्ब होते हैं उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, पैरेलल में जोड़ा जाता है,
पैरेलल में जब चीज़ों को जोड़ा जाता है तो उससे एक फ़ायदा रहता है। फ़ायदा ये रहता है कि अगर एक बल्ब ख़राब होगा तो दूसरा नहीं ख़राब होगा, तीसरा नहीं ख़राब होगा, अन्य बल्ब जैसे काम कर रहे थे वैसे काम करेंगे। श्रेणी क्रम में रखने का फ़ायदा नुकसान क्या होता है कि अगर एक ख़राब हुआ तो सभी ख़राब हो जाएंगे। इसी प्रकार जो है ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में जो हमारे घर में जो पूरा सेटअप होता है लाइट का, वो भी समांतर क्रम में होता है। जितने भी लाइट आपस में जुड़े होते हैं समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ताकि अगर एक में प्रॉब्लम हो, एक रॉड ख़राब हो तो सभी जो है ख़राब ना हो। तो ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में सड़क प्रकाश में उपयोग में आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। फिर है विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित कराने वाला पहला देश बना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्रांस। करंट अफेयर का प्रश्न था ये। आगे बढ़ते हैं। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, प्रवर्तन निदेशालय जिसको ईडी बोलते हैं, जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और कारण क्या है कि जो सदानंद दाते जी थे, इनको एनआईए का, ध्यान रखिएगा, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का हेड अध्यक्ष बनाया गया था। मार्च 2024 में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है। एक तो कमरे में रख सके जाने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको क्यूबॉइड दिया गया है। क्यूबॉइड जिसको घनाभ बोला जाता है, और क्यूबॉइड में आपको जो है सबसे लंबा खंभा की बात किया जा रहा है। तो एक हिसाब से क्यूबॉइड का डायगोनल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है, तो ध्यान रखिएगा, क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है उसका एक फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला जो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का होता है L² + B² + H²। ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको बात करें तो D बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 64, 36 और 10 का 100 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, रूट में 200 हो जाएगा। और 200 में से हम जो है क्या करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 को, तो 200 को हम जो 10 × 10 × 2 लिख सकते हैं। तो एक पेयर बन गया, जोड़ा बन गया, तो बाहर आ जाएगा। तो D का मान हो जाएगा 10, बाहर आ जाएगा √2। तो 10√2 मीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। डायगोनल यहाँ पे आपको कुल मिला के निकालना था, डायगोनल का ये फार्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किस उद्घाटन के साथ में शुरू की थी। तो भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा की उद्घाटन तो सबसे पहले मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बना था, वहीं से सारा कहानी स्टार्ट होता है। बहुत फैक्चुअल सवाल पूछा गया था। तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी बनी थी, ध्यान रखिएगा आगे के लिए। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण क्या होता है। प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण, तो ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया, 9th क्लास एनसीईआरटी से। उत्तर हो जाएगा प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण। तो ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन प्लांट हार्मोन होता है, और ऑक्सीन का जो काम होता है, जो ऊपर पोर्शन होता है, टिप होता है पौधे का, उसमें ग्रोथ करता है। और प्ररोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीन का विसरण हो जाता है। इस वजह से प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का यह मुख्य कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्होंने 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन, तो गगनयान मिशन हमने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, जो बहुत पहले हमने क्लासेस ली थी, 3-4 क्लासेस हमने ली थी, और उसमें अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। तो आंसर यहाँ पे ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन भी हैं, इनको भी लिया गया, प्रशिक्षित किया गया। पूछा गया नहीं है, तो जो नहीं है, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला भी हैं, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर भी हैं, इसके अलावा ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप सिंह भी हैं। चौथे जो व्यक्ति हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप सिंह हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं पूछा है। तो चूंकि सभी लोग जो है अंतरिक्ष यात्री हैं, 4 हैं टोटल, अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला, पीबी नायर और अंगद प्रताप, 4 याद रखिएगा, आगे के लिए भी पूछा जा सकता है। उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि, सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 है, तो सुब्रमण्यम का हम x मान लेते हैं, नायडू का क्या हो जाएगा 125 अधिक है तो x प्लस 125, और कुल राशि जो दी गई है वो 975 रुपये है। x 2x हो जाएगा, 2x प्लस 125 975 हो जाएगा। 2x बराबर 975 में से 125 माइनस कर दीजिएगा तो 850 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा तो x बराबर 425, 2 आके डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 425। सुब्रमण्यम का x हमने सुब्रमण्यम का माना था, और x प्लस 25 किसका हो जाएगा तो नायडू का हो जाएगा, तो 425 में 125 जोड़ दीजिएगा तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा जो है नायडू का, लेकिन पूछा सुब्रमण्यम का गया है तो आंसर हो जाएगा 425। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था। तो करंट अफेयर में जनवरी का प्रश्न पूछा गया था, क्रिकेट बैट इस प्रश्न का उत्तर है। और इस बार का जो पेपर हुआ था इसमें नवंबर से फरवरी तक का करंट अफेयर स्पेशली पूछा गया था। पीआरटी में भी नवंबर से फरवरी पूछा गया था, और ये जो आप 6 से 8 का देख रहे हैं इसमें भी लगभग इसी रेंज में पूछा गया था। और हालांकि कोई फिक्स नहीं होता है कि अगली बार कहाँ से कितना पूछा जाएगा, और आप चैनल से जुड़े रहिएगा तो आपको पूरा गाइडेंस किया जाएगा करंट अफेयर की रिगार्डिंग। कम से कम चीज़ों में आपको बेहतर कराने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों को क्लास कैसा लगा तो आप लोग बताइएगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है क्रिकेट बैट है। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।